हेलो बहन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से काफ़ी अच्छी बातें, मतलब अगर बोला जाए, आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम लोग पढ़ेंगे आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज इन्हीं दो ऑर्डर रिएक्शन पे ज़्यादा हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि जानते ही हो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे इन टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं। और ये बनते हैं तो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे हम छोड़े नहीं सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ जो मैं, अगर बात कर दी जाए तो थोड़ा अगले लेक्चर में तुम जानते ही हो, मैंने तो दिन से वीडियो नहीं बनाया था, हालांकि वो मेरा कौन सा छूटा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। जरा वो भी कवर कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहा। देखो, पहला मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पहले रुक जाओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी नहीं बात करते हैं, पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने वीडियो तो यहीं पे स्टॉप किया था। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताता है, पहली चीज तो ये समझो, रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज, जो चीज़ किताबों में हर जगह लिखा होता है, ये सारी डेफिनेशन तो वही चीज़ मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो वो अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उससे पावर से, तो पावर हो जाए, उससे तो पावर होगी, तो उससे कंसंट्रेशन के पावर से जो भी होगा वो रेट लॉ एक्सप्रेशन डिफाइन करेगा। बच्चों, देख ले, वीडियो सही आ रही है बच्चा, चलो आ रही हो जी, अच्छा। देखो, रीट लॉ, रीट लॉ एक्सप्रेशन तो हम किस तरह डिफाइन करते हैं, रीट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant, concentration of reactant of raise some power, raise some power, which are may, which may be equal to stoichiometric coefficient or not, which may be, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, may be equal to stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम किस तरह डिफाइन करते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन तो हम डिफाइन, पहली चीज रेट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। पहली चीज ये समझो, मान लो ये कोई भी रिएक्टेंट है, ये बदलता है प्रोडक्ट में, ठीक। तो रेट, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे ये है ना, है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ले दिया, रेट भाई तुम बोलोगे वही हम करेंगे, ठीक है, हाँ ले दिया। अब देखो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है, ये बात तुम लोग को भी मालूम हो जाए कि भैया रेट, रेट हम किस तरह आप डिफाइन करेंगे, जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक नया कॉन्स्टेंट आता है टी, टी, और इसे टी आर होता है, ठीक है, आर हो गया, ठीक। अब ये जो टी है भाई, टी है, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अरे सर कुछ और भी बोलते होंगे, हाँ सही बोला, इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बात करते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बनता क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है एक की पावर कुछ यस होगी। मान लो सर आपने क्यों यस लिखा, देखो डिफिनेशन में क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिर लिखा है कुछ उसकी पावर होगी, रेज्ड सम पावर, देखो लिखा है कि नहीं, हाँ सर ये बात लिखा है, तो यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट होगा उसका कुछ ना कुछ पावर होगा। अब वो पावर क्या डिफाइन करता है, अभी 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 मालूम पड़ेगा, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी वो भी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ। देखो ये हो गया, ये आप तो समझ में, हाँ ये बात समझ में। अब देखो, देखो अब कुछ भी हम रिएक्टेंट में ले लेते हैं, जैसे कि मान लो तो ए है फिर बी है, वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट,
ये क्या नाम है, रिएक्शन है, ये क्या है, रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन है तो अब समझना है ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट हमने क्या बोला, रेट कैसे निकालेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है, पहले ये है तो ए की कंसंट्रेशन, लेकिन साहब मान लो उससे कुछ पावर हो रहा, मान लो इसकी पावर यस हो गया, और फिर रिएक्टेंट में बी भी तो है, हाँ है, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है। इसका मान लो तो पावर वाई है, ठीक है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब देखो जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो रेट में हम क्या लाते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम के बोलते हैं, ठीक है। कि ए की पावर यस हो जाता है, बी की पावर वाई हो जाता है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन्हें बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसे क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब साहब सुनो सुनो, इसे बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखो जो ये यक्स है, जो इसकी पावर होती है यक्स होती है, जो इसकी पावर है वाई, समथिंग कुछ भी ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी पावर हो जा, ये पावर क्या बताता है, ये पावर बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर ये क्या नया बवाल आ गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखो अभी मैं बात बता रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे हम क्या बताते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो तुम बता रहे हो, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो, ये ए के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए, चलो ठीक है। अब सर वाई क्या है, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। हालांकि अभी तुम्हें मैं बता दूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सिंपली शब्द में अगर बोल दिया जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो चीज होता है, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है, मतलब ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन की पावर एक्स है, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम ये बातें डेफिनेशन में लिख देंगे तो तुम लोग और अच्छे समझ जाओगे। तो मैं साफ शब्दों में बोला हूँ, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है उन्हीं को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये भी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर दी जा रही, बी के रिस्पेक्ट में बात कर दी जाए तो विथ रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा। अब चलो अगर तुमसे पूछ लिया जाए टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या तुम बोल दो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन यस प्लस वाई हो जाएगा। अरे यार यस तो विथ रिस्पेक्ट टू ए के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ, वाई किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, और दोनों तो जोड़ दिया जाए तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या तुम बोल सकते हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात भाई समझ में आई, क्या ये बातें समझ में आई, हाँ सर ये बातें हमें अच्छे से समझ में आई। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये बातें समझ में आई ना, हाँ ये बातें समझ में आई। अब क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक मिनट ना, कहाँ पे गया भाई बोतल, ये है बोतल ढूंढना आता ना, मिलने थोड़ा प्यास लगी थी। पानी वानी पिया करो लेक्चर देखते वक्त, नहीं डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले हम डिफाइन कर दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो किस तरह डिफाइन करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो किस तरह डिफाइन करोगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो किस तरह तुम डिफाइन करोगे ये तुम समझो पहले। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो डिफाइन करोगे द सम ऑफ मतलब कैसा सम है, द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रेट सम पावर, या कुछ पावर हो जा, अगर जो कुछ भी कंसंट्रेशन की पावर होगी अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो वही हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिख देते हैं बात, तो लिख देते हैं भैया द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रेज सम पावर, सम करना है जिसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो पावर होगा उसे जोड़ दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब सर थोड़ा और अच्छे से बताइए। चलो अब मैं एक एग्जांपल तो लेके चला हूँ। मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे R इक्वल टू, R क्या रेट है, रेट इक्वल टू से मान लो तो ए है, ए रिएक्टेंट है, ए की पावर 2 हो जाए, बी की पावर 3 हो जाए, ठीक है। तो टोटल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओवरऑल पूछा जाए, अगर दो पूछ लिया जाए, अगर ये जो दो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में। तीन जो है ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। और जो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 2 5। अब 5 जो है, 5 जो है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, ओवरऑल हो, ओवरऑल मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये हमें तीनों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं, ये लेकिन ए के रिस्पेक्ट में, ये बी के रिस्पेक्ट में, और ये टोटल हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। अरे सर इतना सस्ता है, बस पावर ही ऐड करना है। हाँ भाई यही है, यही है, यही है पूरा चीज़ है। अब जैसे मान लो फिर से 2 3 दे देता हूँ, मान लो रेट इक्वल टू क्या लेता हूँ, क्या लेता हूँ, हाँ रेट इक्वल टू मान लो रेट इक्वल टू के, मान लो y की पावर 5 हो जाए, y की पावर 5 हो जाए और z की पावर मान लो 4 हो जाए, तो ये तुम्हारा क्या हो रहा, देखो देखो जो ये 5 हो रहा, 5 हो रहा, ये क्या हो रहा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन भैया किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा, y हो रहा, y के रिस्पेक्ट में। अब देखो जो 4 हो रहा ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो रहा, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, z से, z के रिस्पेक्ट में। और अगर इन दोनों से जोड़ो 5 + 4 9 होता है, तो 9 जो आएगा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये a प्लस बी, मतलब मैंने जोड़ा y तो भी z को भी, मतलब y + z बोल दिया जाए तो इसी तो हम बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल मतलब टोटल, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लेकिन किसका, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे लिख दो ओवरऑल, ओवरऑल मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाए, y + z, और जो 9 आया है। ये बातें हमें लगता है आपको अब समझ में आ जानी चाहिए या आ गई होंगी, ठीक है। अब रेट लॉ इक्वेशन की बातें मैंने कर लिया, अब क्वेश्चन क्या पूछता है ये देखो, क्वेश्चन क्या पूछता है ये देख लो, 1 मिनट रुक जाना, अरे है तो आज 1 मिनट रुक जाओ डस्टर, तो चलो मिटा रहे हैं भाई, एक बार तुम देख लो, ठीक है, देख ले, अब मिटा रहा हूँ। देखो अब उसके बाद देखो ये रेट मैंने बता दिया। अब मान लो रेट और एक 2 क्वेश्चन करवा दिया जाए, मान लो सर यहाँ पे मान लीजिए कोई भी रेट हो जाए, रेट इक्वल टू के, मान लो कोई भी पावर, मान लो a की पावर 3 दे दिया जाए, b की पावर 4 दे दिया जाए। अब क्या हो जाए, अब क्या हो जाए, अब तुम बताओ यार, तुम तो कर ही लो ये सारी चीज़। ए का, ए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा ए के रिस्पेक्ट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा 3, और बी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 4, और टोटल ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 4 + 3 क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 5 3 7, सॉरी 4 3 7, ये हो जाएगा। ये बातें अब समझ में आ गई होंगी। अब इससे बात की बात चलते हैं, इस आगे, अब इससे आगे वाली बातें करते हैं।
ठीक है, ये बात आप तो समझ में आ गई होंगी। अब उससे आगे मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ ये बात। अब क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, जो इस पे नहीं क्वेश्चन पूछेगा, इस पे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मतलब जो पावर होता है उसे ऐड करवाते हो, इस पे क्वेश्चन नहीं बनते, बनते किस पे हैं ये ध्यान दो, बनते इस पे हैं। जैसे कि मान लो बोलता क्या है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, मास्टर की हालत डाउन है भाई, इसमें भी इन खत्म है, जरा क्या ही बताएं, जो जॉइंट में है भाई, है। चलो, क्यों बढ़िया, चल जाओ भाई, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो। हाँ, पूछता क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछता है इफ मान लो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, इज डबल एंड बी इज ट्रिपल, बी इज ट्रिपल, देन देन फाइंड आउट, फाइंड आउट overall order of reaction, overall order of reaction in rate law expression, in rate law expression। अब देखो, बोला है कंसंट्रेशन, अब गिवन है रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या है देख लो, रेट इक्वल टू कि ए की पावर 2 हो जाए, बी की पावर 1 हो जाए। देख भाई, अभी तक ये क्वेश्चन था, क्या बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल कर दिया जाए, ठीक है, कुछ भी ना करो, रिलैक्स फील, अरे यार ये क्या है, देखो सुनो, अब क्या होगा सॉल्यूशन में, देखो क्या होगा, बोल क्या रहा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एच डबल, मतलब ए का जो कंसंट्रेशन होगा, मतलब रेट इक्वल टू हम लिख सकते हैं के, डबल कर रहा है, मतलब डबल करने का मतलब 2a कर रहा है कि नहीं, 2a कर रहा है कि नहीं, अभी तुम बोलोगे तभी हम बोलेंगे, ए जब बोलेगा डबल तो हमने ए तो क्या कर दिया डबल, और बी तो क्या बोल दिए ट्रिपल, क्वेश्चन बोला है इसका पावर वैसे ही रहने दो, और बी तो क्या बोला ट्रिपल करने, अभी जैसा बोला वैसा करो, और ट्रिपल मतलब 3b की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, 3b की पावर 1 हो जाएगा। अब सिंपली क्या करना, ये दो तो बाहर निकालना, दो बाहर आ गया, इसकी पावर 2 कर देना, और 1 तो क्या करना, 1 की पावर 1 है, 1 की पावर 1 है, सीधे काम करना। पहली बात मेरी सुन लो, पहले मेरी बात सुनो, डबल करने का बोला, हाँ डबल किए, हाँ किया, अब इसे करना क्या, इसकी पावर जो भी हो, मान लो यहाँ पे 3 है तो 2 की पावर 3, मान लो 4 है 2 की पावर 4, मान लो यहाँ पे 5 है 2 की पावर 5, मान लो यहाँ पे 6 है 2 की पावर 6, मान लो यहाँ पे 9 है 2 की पावर 9, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बाहर ले आना है, 3 की पावर कितनी दी है 1 है, तो यहाँ पे 1 कर दो, 2 दी होती 2 कर दी होते, 3 दी होती 3 कर दी होते, 4 दी होती 4 कर देते, तो डेट मीन अब ये दो तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4 मिलेगा, लेकिन ये 4 क्या है, 4 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में 4 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब बी के रिस्पेक्ट में देख लिया जाता है, बी के रिस्पेक्ट में देख लिया जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी की बात कर दी जाए, ओहो भाई ओ, एक मिनट रुक जाओ, विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात कर दी जाए, तो बी के रिस्पेक्ट में देख लिया जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, 3 की पावर 1 मतलब 3 आया, 3 की पावर 1 मतलब 3 आया। यहाँ पे तुम्हें क्या मालूम पड़ा कि जो दो था, जो ए का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 4, और बी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 3 आया। अब इन दोनों से जोड़ दिया जाए, मतलब 4 + 3, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 4 + 3 7 आ जाएगा, ये जो 7 है ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, 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 ये भैया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ये जो 4 होगा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए के रिस्पेक्ट में, ये 3 जो होगा ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, बी के रिस्पेक्ट में। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई होगी, ठीक है।
ठीक है, ये बात समझ में आई हो जी भाई, ऐसा नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा यार, अभी तुम टेंशन क्या ले रहे हो? जब तक इस चैप्टर को ना उठा फेंक दूंगा तब तक कहना क्या, तुम लोग से बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैं इतना शब्द नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधे एक एक शब्द लिखूंगा। मान लो कोई होगा पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू जिफ एंड आर, आर प्लस एस, ये क्या हो जाए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का हमें मतलब है अभी नहीं, मतलब हमें प्रोडक्ट से अभी नहीं मतलब है यार, हमें पी का। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा पी तो डबल कर दो, पी तो डबल कर दो, पी तो डबल। मान लो ये पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिए रहा हूँ, आर इक्वल टू 3 ए की पावर 3 कर दे रहा हूँ और बी की पावर 2 कर दे रहा हूँ, बी की पावर 2 कर दे रहा हूँ। अब मैं इन शब्दों को शब्द में बदल रहा हूँ, मतलब इस शब्दों को तोड़ तोड़ के मैं अलग अलग कर रहा हूँ। देखो अब मैं बोलूंगा इफ कंसंट्रेशन ऑफ पी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ पी इज डबल, डबल, या मैं तुमसे बोल रहा हूँ इस पी की कंसंट्रेशन हाफ कर दो, 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 तो हमें क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा? तो पी के रिस्पेक्ट में हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, अभी पी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे बताना है। ठीक है, अब बोल दिया जाए दूसरा क्वेश्चन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू इज डबल, क्यू की कंसंट्रेशन डबल कर दो तो हमें क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा? और बोला इफ कंसंट्रेशन ऑफ पी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ पी इज ट्रिपल, देन हमें ऑर्डर क्या मिलेगा? इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, सॉरी क्यू इज डबल्ड, नहीं ट्रिपल, तो हमें ऑर्डर क्या मिलेगा? बताओ यार तुम लोग करो, ये इकट्ठे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका मतलब कई सारे क्वेश्चन हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट मैं लगवा दे रहा हूँ इसी पे। ठीक है, चलो करो भाई करो, ऐसा नहीं है, नहीं रुको, चलते रहो अपना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्या पूछा है, पहला क्या पूछा है, अच्छा कंसंट्रेशन पी की हाफ कर दो, पी की कंसंट्रेशन, पी की कंसंट्रेशन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जब बढ़ जाओ, यहाँ पे पी रखो और यहाँ पे क्यू रखो, अब सही है, अब सही है। पी यहाँ पे रखो, यहाँ पे क्यू रखो, अब सही है ना? अब सही है सर, अब सही है। अब चलो इसमें जरा सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करो लल्ला, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अब देखो पहले का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। पहला सॉल्यूशन क्या बोला? पी की कंसंट्रेशन हाफ कर दो, मतलब मैं क्या करूँगा, पहले सवाल जो बोला है, मतलब यहाँ पे रेट इक्वल टू टी, पी बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई पी की कंसंट्रेशन हाफ कर रहा हूँ, पी की कंसंट्रेशन हाफ करने का मतलब होता है 1/2 करना, 1/2, 1/2 कर रहा हूँ कि नहीं भाई? हाँ तुम बोलो जल्दी, तुम बोलोगे तभी ये आगे बढ़ेगा। चलो भाई चलो, देख रहा है ना भाई, चलो। अब पूछ क्या रहा है, रेट तो बोला है भाई, रेट रेट क्या करना है, रेट तो बोला है हाफ करो, तो आर टी की पावर, सॉरी रेट, देखो रेट टी मैं वैसे ले दूं, हाँ ले दीजिए सर। अब पी टी, पी तो क्या बोला हाफ करो, तो पी की हाफ करने का मतलब 1/2 इंटू पी की पावर जो भी दिया है, पी की पावर 1/2 3 दिया है ना, तो ये ले दो कि नहीं? हाँ सर ले दीजिए। अब क्यू की पावर क्या बोला है, अभी क्यू की पावर कुछ भी ना करिए, क्यू की पावर इस हिसाब में अभी कुछ भी नहीं बोला है, तो क्यू की पावर 2 मैं वैसे रहने देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। अब करना क्या है, अब करना क्या है, अब देखो 1/2 तो निकालो, 1/2 तो निकाल दिए, इसका होल क्यूब कर दो, ये 1/2 निकाला, इसका जो पावर दिया था वो मैंने कर दिया, तो इस हिसाब से 1 कितना आ जाए, 8 आ जाए, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो यहाँ पे 1/8 आ जाए, कितने रिस्पेक्ट में 1/8। अगर तुमसे पूछा जाएगा, अगर तुमसे पूछा जाएगा अगर पी की कंसंट्रेशन हम हाफ कर दे, तो ऑप्शन में दिया जाएगा पहला कि 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम रिमेन कांस्टेंट, या ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। देखो 1 की पावर 1 ही होता है, 1 की पावर जितने भी हो चाहे जो हो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 3 मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 1/8 आया है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ क्रिएशन आया? ऑर्डर आया तो है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में 1/8 आया है, और क्यू के रिस्पेक्ट में 2 ही रहेगा, क्योंकि इसकी तो ना कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है ना घटाया जा रहा है। ठीक है,
अब दूसरा क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू इज डबल, क्यू टी भी डबल कर देते हैं, क्यू टी भी डबल कर देते हैं। अब यहाँ पे बोला आर इक्वल टू टी, टी। अब मान लो अब क्यू टी कंसंट्रेशन हमें डबल करना है, क्यू टी कंसंट्रेशन हमें डबल करना है, तो पी तो वैसे छोड़ दो, पी की पावर क्या हो जाएगा, पी की पावर क्या हो जाएगी 3। अरे यार पी में इसमें तो पी की बातें नहीं थी ना, नहीं थी है, क्यू की बात थी है ना, क्यू तो डबल करते हैं, मतलब टू की पावर टू, क्यू की पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी टू हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्यू की पावर, क्यू तो डबल करना है, क्यू की कंसंट्रेशन तो मैंने डबल किया, उसकी पावर क्या दिया था 2, तो उसकी पावर मैंने 2 रख दिया। अब देखो यहाँ पे टू की पावर क्या हो जाएगा, टू की पावर 2, मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 4 जो हो रहा ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, ये क्यू के रिस्पेक्ट में हो रहा। अब उसके बाद आ जाओ आर इक्वल टू, मान लो यहाँ पे के पी की पावर क्या हो जाती है, पी की पावर क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या बोला, पी की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दो, पी की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दो, तो 3 पी की पावर क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे मान लो, अब यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ एंड क्यू तो कर दो डबल, क्यू की कंसंट्रेशन कर दो डबल, क्यू की कंसंट्रेशन तो कर दो डबल, क्यू की कंसंट्रेशन डबल कर दो। तो अब क्या हो रहा, अब क्या हो रहा, क्यू की कंसंट्रेशन तो डबल कर दिया जाए, क्यू की कंसंट्रेशन तो डबल कर दिया जाए, तो यहाँ पे 2 क्यू ले सकते हैं कि नहीं, अब बोल भाई बोल बोल, हाँ सर ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 3 मतलब 27, 27, ये 27 आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये पी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, लेकिन ये 4 किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, और ये विथ रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएंगे। अगर बोल दिया जाए, यहीं पे बोल दिया जाए, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दो, इस क्वेश्चन में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा 27 प्लस 4, 27 प्लस 4 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा कि नहीं, भाई बताओ जल्दी, 31 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा 31, और 31 जो हो रहा ये टोटल ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब क्यों तो ट्रिपल कर लो, अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, ठीक है, ये बातें समझ में आई। ऐसा नहीं है कि भाई सब उड़ गया हो, ऐसा भी नहीं है। अब देखो दूसरा टर्म आएगा मॉलिक्यूलरिटी, दूसरा टर्म आएगा मॉलिक्यूलरिटी। देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन में मैंने बता दिया हर एक चीज बता दिया, हर एक चीज क्या कौन सा चीज होता है सब कुछ मैंने बता दिया, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी बता दिया। हालांकि तुम टेंशन ना लो, क्वेश्चन मैं बहुत करवाने वाला हूँ, एक दिन सोच रखा हूँ, बस जल्दी समय आ जाने दो, मैंने सोच रखा है, ठीक है, अब मिटा रहा हूँ, मैं सोच रखता हूँ अब तुम लोगों के लिए बढ़िया करने के लिए। अब उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने बताया, दूसरा मैंने ऑर्डर बता दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और अंदर जाते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक टर्म आएगा मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या यार, मतलब आज क्या ही कहें, मतलब हाथ में इतना बढ़िया लिखता हूँ आज, इतनी जल्दी लिखा हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दूसरा टर्म क्या हो रहा मॉलिक्यूलरिटी। सर आप बहुत दिमाग पढ़ाने लगे, क्या बात है, मॉलिक्यूलरिटी। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये मेनली हम किस तरह मेजर करते हैं, अभी मैंने डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ सम रेज, कुछ भी सम रेज ऑफ पावर एनीथिंग, इट मे बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नॉट। ये सारी चीज मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखवा चुका हूँ, लेकिन दोबारा बताऊंगा, लेकिन तुम लोग के लिए एक नया हो जाए मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब यार जो भी हम स्टोइकोमेट्री बैलेंस करने में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बैलेंस करने में हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करते हैं, वही होता है मॉलिक्यूलरिटी, वही होता है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है और ये बताते हैं। मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड एज
क्या डिफाइन करता है, इसमें डिफाइन क्या करता है, बैलेंस इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब भाई सुन सुन अभी बता जाऊं, अभी तुम्हें और बता रहा हूं, ये तो डेफिनेशन है। अब देखो मैं पहला मैं बता रहा हूं, देखो मान लो a प्लस बी हो जाए, मान लो a प्लस बी हो जाए। जनरली तुम ये क्वेश्चन समझो, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बने, हमें प्रोडक्ट से अभी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ए तो बैलेंस करने के लिए मान लो कोई भी ऐसा रिएक्टेंट हुआ, बैलेंस कर दिए 2a + 1। अब मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालो, मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होगा, और जहाँ कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे हमेशा 1 रहता है, तो यहाँ पे 2 + 1 इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, 3 हो जाए, ये हमारा मॉलिक्यूलरिटी आ जाए। मान लो भाई 5a + 4 आ जाए, 4b आ जाए, मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हो, अब इसे क्या करोगे, ये 5 + 4 यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 9 आ जाएगा। अरे चलो भाई मान लो यहाँ पे ए मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 कर दिया जाए, a/2 मान लो ए तो a + b तो रिएक्शन हो, a की स्टोइकोमेट्री हाफ हो जाए, हालांकि हाफ होती नहीं है, तो चलो ठीक है, मैं उस हिसाब से नहीं बताता हूँ, सुनो ए की मान लो यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 हो जाती है। तो इस तरह तुम्हें समझ में आ रही है मॉलिक्यूलरिटी किस तरह हम डिफाइन करेंगे। बैलेंस इक्वेशन जो हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रिएक्टेंट तो बैलेंस करते हैं, उसे अगर सम कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसकी पावर तो हम ऐड कर दे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, ये बातें मैंने समझा दिया है मॉलिक्यूलरिटी, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। और मॉलिक्यूलरिटी में कभी भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया जनरली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कैसे था, ये सारी चीज़ मैंने डिफिनेशन बता दिया, लेकिन दोबारा भी बता दे रहा हूँ। इट डिफाइंड एज sum of concentration of reactant of raise some power, कुछ पावर होंगी, which may be equal to stoichiometric coefficient or not, stoichiometric coefficient और नॉट, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। और वहीं पे मॉलिक्यूलरिटी होता है, ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी होता है। इससे तुम मेजर करके, इसे कभी तुम थ्योरी के रूप में नहीं बता सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें तुम सॉल्व बहुत करके निकाल सकते हो मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूलरिटी है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूलरिटी, सारी बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ बच्चा, और इसे समझने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि भाई अगर ये चैप्टर अगर नहीं आएगा तो समझो आगे बहुत दिक्कत आने वाली हैं, आगे बहुत दिक्कत आएगी भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं भाई, ये सारी चीज़ें बेसिक है। तुम्हें क्या लगता है कि सर ये आलतू फालतू पढ़ा रहे हैं ना, कभी भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि भाई जितनी भी बातें हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो बढ़िया आ रही है भाई, क्लियर आ रही है ना, ऐसा नहीं है कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही हो, ठीक है। अब देखो उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर दी जाए, तो ये हमेशा तीनों होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो भी होते हैं। तो ये मतलब हमेशा पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। लेकिन वहीं पे बात कर दी जाए मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी
कभी भी जीरो नहीं होता है, ये मॉलिक्युलरिटी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बात कर दी जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन में बात कर दी जाए, कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंपल रिएक्शन होता है, उसमें बात कर दी जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम स्टोइकियोमेट्री के बराबर बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर बताओगे, और इसका जरूरी है, वो सवाल पे डिपेंड करता है वो कह क्या रहा है, उस हिसाब से तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर इक्वल होगा तो तुम बताओगे, अगर नहीं इक्वल होगा तो नहीं बताओगे। ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें किस तरह देखना होगा। अभी तो मैंने बताया सिंपल रिएक्शन में। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर दी जाए तो ये किस पे डिपेंड करता है, रेट, स्लोएस्ट रेट डिटरमाइन फैक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब जिस रिएक्शन में जो रेट हो जा बहुत स्लो हो जा, उस स्टेप में, उस रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जा वो डिपेंड करेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन स्लोएस्ट रेट डिटरमाइन फैक्टर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हम डिफाइन कर सकते हैं स्लोएस्ट डिटरमाइन स्टेप या स्लोएस्ट डिटरमाइन फैक्टर, जो भी बोलना चाहो वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बात कर दी जाए, तो ये किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट रेट डिटरमाइन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। डिटरमाइन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। ये सारी बातें मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी के बारे में बता दी हैं। अब सबसे पहले अब आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मतलब ये बताता है कंपोजिशन किसका, रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का। मतलब ये तुल मिलाते हमें क्या बताता है, कंपोजिशन किसका, रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का होता है। तो मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ, पहली चीज इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें क्या बताता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमें बताता है भैया कंपोजिशन, बताता है किसका भाई, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब कंपोजिशन बताता है, लेकिन किसका भाई, कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का हमें कंपोजिशन बताता है। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब उसके बाद आ जाओ, सबसे पहले इसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ में आता है जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ क्या होता है, मैं थोड़ा अपना स्पीड धीमा करूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे फंसते हैं और मुझे भाई समझाना है। ठीक है। चलो ठीक है, अब समझाने जा रहा हूँ भाई, बहुत दिमाग से सुनना। देखो, जीरो क्लास की बात कर दी जाए तो यहाँ पे यन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा जीरो होती है। ठीक है। यहाँ पे रेट तो कैसे लिखोगे, RATE क्या बात कर रहे हैं, मतलब रेट की स्पेलिंग थोड़ी ना पूछ रहा हूँ भाई, रेट तो कैसे लिखोगे, रेट इक्वल टू के, यहाँ पे कोई भी रिएक्टेंट हो R की पावर 0 ले सकता हूँ कि नहीं, जो बोलोगे वही करेंगे आप। हाँ ले सकते हो, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, बोलो भाई, किसी की पावर 0 मतलब उसका पूरी वैल्यू 0। ठीक, यहाँ पे रेट किसके बराबर आ जाएगा, टी क्या होता है, रेट कांस्टेंट। यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेगा, रेट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये इंडिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। रिएक्टेंट मैं पढ़ाते पढ़ाते मालूम है इतना घुस जाता हूँ तो स्पेलिंग में ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, इस समय लिखे जा रहा हूँ, जो आ रहा है हाथ चल जा रहा है वैसे चला दे रहा हूँ। इट इज अ डेडिकेशन पढ़ाने का, ठीक है। रेट इक्वल टू रेट काउंटर जो चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर बात कर दी जाए रेट हम कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट का रेट हम निकालते थे पहले, अगर तुम्हें याद हो इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई बोल, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हो। और इक्वल टू के लिख सकते हैं। अरे यार मैं यहीं से लिख रहा हूँ, ये चीज़ मैं यहीं पे लेता हूँ, रेट कीजिए मैं ये सब लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? अरे सर वो तो मैंने बचपन से किया। करो बचपन से। अब DRT, और जो बच्चों को नहीं आ रहा होगा वो सीखे यहाँ पे KDT यहाँ पे हो जाए। अब देखो अगर माइनस तो हटाना है तो उधर कर देते हैं, तो DR वैसे छोड़ो, अभी तुम्हें नहीं करना, ठीक है। अब मान लो इसका इंटीग्रेशन कर दो। अरे सर क्या बोल दिए, इंटीग्रेशन हमें नहीं आता। अरे यार इतना मत ओवर रिएक्ट करो। यहाँ पे टाइम 0 हो जाए, टाइम 0 से लेते टाइम T तक, ठीक है। और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे R0 से RT तक, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे? नहीं सर नहीं निकाल पाएंगे, और बताते हैं। देखो इसकी इंटीग्रेशन -D तो जानते हो तो है ही नहीं, R यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, सिंपली R हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो इंटीग्रेशन होगा वो R होगा, और लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT माइनस R0 लिमिट हिल गया होगा, आई एम श्योर। देखो हिला नहीं है ना, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर होने उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमें क्या करना है, RT माइनस R0, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या होगा, RT माइनस R0, यहाँ पे माइनस लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले माइनस था, ठीक है। और यहाँ पे KDT लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे भाई बोल यार, यहाँ पे K कांस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन में कभी भी नहीं इन्वॉल्व होता है, और DT का इंटीग्रेशन T आता है, तो KT, अरे यार तू कहाँ गया, KT ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ ले सकते हो। तो यहाँ पे जब माइनस में इस पे भेजूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 इक्वल टू माइनस ऑफ KT, बोल सकता हूँ कि नहीं? अरे यार बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकते हो। और यहाँ से भी माइनस हटाना है तो हमें क्या करना होगा, R0 माइनस RT इक्वल टू KT। यहाँ पे ये बात समझ में आई? यहाँ से ये बातें आपको समझ में आई? हाँ सर ये बातें हमें समझ में आ गई, पूरी बताई दे, आराम से आपने पढ़ा है, आराम से मैंने समझ लिया प्यार से, ठीक है। अब देखो अगर मैं RT तो बाहर निकाल दूँ, तो RT इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 माइनस KT हो जाएगा कि नहीं? और देखो यहाँ पे KT तो मैं यस मान लूँ, तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, RT इक्वल टू R0 माइनस यस। अरे भाई बोल यार बोल, अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही हो दोबारा बताऊंगा, ये बातें अगर नहीं समझ में आई होंगी दोबारा बताऊंगा। एक बार देख समझ क्या मैंने बताया। मैंने बोला कि भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू 0 होती है। अब मैंने रेट लॉ कैसे पढ़ा, रेट इक्वल टू k R की पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये बताया, भाई दिख रहा हूँ कि नहीं? हालांकि मुझे दिख भी नहीं रहा हूँ। चलो हाँ, रेट के R की पावर 0 हो जाएगा, ये मैंने क्या लिखा है, रेट। अब देखो जो रेट आ गया कितने, रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया, मतलब ये कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड रहेगा, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब मैंने रेट तो क्या लिख दिया, -dr/dt इक्वल टू के जो दिया था यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या किया, इस dt तो यहाँ पे भेज दिया, मतलब k dt, और यहाँ पे dr तो वैसे ही था। अब मैंने इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे टाइम 0 से टाइम t तक, और यहाँ पे R0 से RT तक। अब मैंने क्या किया, इसे क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
आर टी माइनस और नॉट, लेकिन माइनस पहले लगा था तो यहाँ पे मैंने माइनस पहले लगा दिया। इक्वल टू इतने कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, मतलब के बाहर होता है, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो माइनस और सॉरी सी टी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस तो हटाने के लिए मैं यहाँ पे जब करूँगा तो आर टी माइनस आर नॉट माइनस सी टी आ जाएगा। अब देखो यहाँ से भी मुझे वैल्यू हटाना है, मतलब माइनस हटाना है, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। ये सारे तुम्हें मालूम हो रहा, पक्षांतर करने का सारा चीज तुम्हें मालूम हो रहा। ठीक है, तो हम टी टी तो यस लेनी है, तो आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस यस लिख सकते हैं कि नहीं भाई? हाँ बताओ, कोई ऐसा चीज जो तुम्हें नहीं समझ में आया हो, फिर आगे बताओ। अब इसका ग्राफ जो हो रहा, ये जो हो रहा ये वाई एक्सिस में हो रहा, तो यहाँ पे आर टी हो जाएगा। ये जो हो रहा ये एक्स एक्सिस में होता है। ठीक है, तो इसका स्लोप तो समथिंग ऐसे बनते आता रहता है, और यहाँ पे आर नॉट हो जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा। पूछे जाते हैं भाई, पूछे जाते हैं ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई, बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? ऐसा नहीं है कि भाई सर ने उड़ा दिया सब कुछ। देखो बातें समझ में आई, देख लो भाई, देख लो भाई, आ गया ना? आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया? जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब उसके बाद हम आते हैं हाफ लाइफ पे। यही इतना था, यही इतना था, यही इतना था। अब हाफ लाइफ पे आ जाए। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मिटा रहा हूं, मिटाऊं? बोलो 1 2 3। मैं यहां पे बताऊंगा हाफ लाइफ कितने दूर में हो जाएगा। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब हमारा आधा जीवन। अगर 100 साल में जीने वाला हूँ तो 50 साल में निपट जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो सर, आप तो बोल रहे हो निपटने के लिए। क्यों निपटेंगे आप? निपटने नहीं देंगे। अरे क्या बात करते हो, भगवान तो ऑर्डर आ जाएगा तो कौन बचा ही पाएगा। चलो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ तो ही बोलते हैं टी हाफ, टी 50%, टी 50%। जो इसका टाइम ड्यूरेशन होगा वो 50% लगेगा। अब देखो टी 50% तो मैं और कुछ भी बोल सकता हूँ। हाँ सर, टी 1/2% भी बोल सकते हो, टी 1/2% भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो 1/2% कहाँ से आया ये भी बता दो। अब बहुत बच्चे बेसिक पढ़ रहे होंगे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा होगा। टी, टी अगर मान लो टोटल 100 हो रहा और उसमें आधा था तो 50, मतलब 50 गुना होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा? अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 100 टोटल हो रहा और उसमें से मैं आधा कर रहा हूँ, तो 50 बन रहा, 50 52 100, यहाँ से टी हाफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टी हाफ आ जाएगा। भाई ये तो मैं एकदम बहुत खराब बता रहा हूँ यार, मतलब इतना ना मालूम पड़े तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए यार। चलो ठीक है, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ तो अब हम कैसे डिफाइन करते हैं ये समझो। देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस सी टी। अब इसी का मैं फिर से उपयोग करूंगा। यहाँ पे मैं हाफ में बोल रहा हूँ, हाफ मतलब 1/2, तो मतलब यहाँ पे जो आर टी की वैल्यू हो जाएगी, आर टी की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? आर नॉट बाई टू। अरे भाई बोल दो, यहीं से मैं निकाला हूँ, टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर नॉट बाई टू। अब मैंने क्या करना, मेनू क्या करना है, मेन्यू क्या करना है? अब मेनू क्या करना है सर? मेनू, मेनू क्या बोल रहे हैं? मेनू, मैं पंजाबी बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा मन। ठीक है, क्या मैंने तो, क्या मैंने तो, क्या मैंने तो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हम्म हम्म हम्म, रुक जाओ। यहाँ पे टी मुझे बाहर निकलना, अरे यार यहीं पे बता देता हूँ। देखो आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू टी, यहीं से लिखता हूँ ना। हाँ ये है, ये है, ये है, बहुत सही मिल गया। अरे यार ये इक्वेशन मैं ढूंढना था, मिल गया। मार्चर गिर जाते हैं साले, मार्चर गिर गया पूरा ही कलर। बताओ ब्लू मार्चर था, अभी पूरा इंक गिर गया।
खत्म। जितना इंच थोड़ा मोड़ा बचा था वो भी गया, खत्म। देखो अब देखो चलते क्या है, आर टी इक्वल टू आर नॉट बाई टू हो रहा। अब मैं इस एक्सप्रेशन को उठाऊंगा, इस एक्सप्रेशन को उठाऊंगा, कौन सा देख लो पीछे मेरे से, आर नॉट माइनस आर टी इक्वल टू के टी आया है कि नहीं? अरे भाई देख ले, भाई देख ले यहाँ से, हाँ देख लिया मैंने। तो अब आर नॉट क्या करना, अब आगे क्या करना है, आर नॉट तो वैसे ही रहने दो, आर टी तो हम क्या ले सकते हैं, आर नॉट बाई टू ले सकते हैं कि नहीं? हाँ ले सकते हैं, इक्वल टू के टी। जब इसे तुम एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जा, टू आर नॉट माइनस आर नॉट मतलब आर नॉट बाई टू आ जाएगा, इक्वल टू के टी आ जाएगा। अब भाई तुम ले लेना एलसीएम। अरे अब बता दे रहा हूँ, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये भी ये सारी चीज़ के लिए परेशान होते हैं क्योंकि बेसिक मैथ कमज़ोर होता है। यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे आर नॉट हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अबे सॉरी अरे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे टू अंडर टू, टू आर नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, आर नॉट, यहाँ पे आर नॉट बाई टू हो जाएगा। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूँ, ठीक है। आर नॉट बाई टू यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, इक्वल टू के टी आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें अब सीधे यहाँ पे रेट ट्रांसफर निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, के इक्वल टू आर नॉट बाई क्या आ जाएगा, क्या मैंने तो गलत लिखा है? मुझे ऐसा तो नहीं लगना चाहिए, हाँ मैंने सही लिखा है, आर नॉट बाई टू ही आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, आर नॉट बाई टू इक्वल टू के टी आ जाएगा। यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट बाई टू टी, देख लो यही आया है। और यहाँ पे मैं टी 50 निकाला हूँ ना, मैं तभी कंफ्यूज हूँ, तो जजमेंट यहाँ पे मैं टी 50 लिखा हूँ, पहले टी 50 लिखूँ और हाँ टी 50 लिखूँ, अब क्लियर होगा। तो यहाँ से टी 50 निकालना है ना, टी 50 तो आर नॉट बाई टू के आ जाएगा, टी हाफ की वैल्यू आ गई, टी हाफ की वैल्यू आ गई। देख लो भाई, देख लो यार मैंने क्या किया, सिंपली मैंने आर टी की जगह आर नॉट बाई टू रख दिया, एलसीएम ले लिया, आर नॉट बाई टू आ गया, यहाँ पे के टी और यहाँ पे टी 50% या टी हाफ की वैल्यू आ गई, सीधे देख लो यार क्या ही मैंने किया है, कुछ भी नहीं किया है। अब ये ना आए तो भाई मुझे गहरे पानी में मत भेजना यार। अब चलो, अब मैं टी 75 की वैल्यू निकालूंगा, मेरा मन कर रहा है टी 75 को, 75 तो मैं 3/4 ले सकता हूँ। नहीं सर, क्यों लिखेंगे आप? अरे भाई 75/100 का तो 25 या 75, 25 चौसठ 100, यहाँ पे 3/4। अब इतना मैं बार बार बता रहा हूँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ तुम नीट एस्पिरेंट नहीं हो यार, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। नहीं भाई, बेसिक डाउट आ सकते हैं यहाँ पे, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3t/4, सॉरी यार मैं क्या लिख रहा हूँ, 3r0/4 हो जाएगी कि नहीं? हाँ हो जाएगी। और देखो, अब देखो मैं यहीं पे पहले मैं इसे क्या नाम है, आर टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो आर टी इक्वल टू आर नॉट माइनस 3r0/4 हो जाएगा, 3r0/4, 3r0/4, 4r0 माइनस 3r0, इसे करोगे तो r0/4 आ जाएगा, देख लेना तुम लोग कर लेना। अब मैं इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू रख दूंगा, तो r0 माइनस आर टी इक्वल टू के टी 75%, ठीक है। और यहाँ पे आर नॉट रख दिया और माइनस आर टी की वैल्यू क्या आ रही, ये आर टी की वैल्यू आई है, आर टी की वैल्यू क्या आ रही, r0/4 आ रही, तो यहाँ पे r0/4 लिख देता हूँ, यहाँ पे 75% रख देता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो 3r0 आ जाएगा, देख लेना यार 3r0/4, अगर देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नहीं गड़बड़ नहीं हो रही है। अब यहाँ पे t75 की वैल्यू क्या आ रही, t75 की वैल्यू क्या आ रही, t75% की वैल्यू क्या आ रही, 3r0/4 के आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी, ठीक है। सेट, देखो ये आ रही। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, t75% तो मैं क्या ले सकता हूँ, 3/4, तो मैं 2 × 2 ले सकता हूँ कि नहीं, 2 × 2, यहाँ पे r0 हो जाएगा, एक मिनट जब यहाँ पे r0 हो जाएगा, ठीक है, 3r0
2 से ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ ले सकते हो, ले सकते हो। और यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे R0/2 से, देखो R0/2 से, अरे यार थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ जैसे कि तुम्हें और अच्छा लगे। देखो ये आ गया। अब देखो, चलो अब मिटा रहा हूँ। अब देखो क्या करूँगा, देखो T75% की वैल्यू क्या आ रही? 3R0/4 4 आ रही, ठीक है। अब देखो 3R0 मैं वैसे रहने दूँ, 4 तो मैं 2 × 2 ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ ले सकते हो। तो तुम ये बात बताओ, 3/2 तो मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ। अब देखो R0 बटा 2/k, मतलब R0/2/k। अरे तुम्हें ये याद दिख रहा होगा, तुम्हें ये बात दिख रहा होगा, R0/2 से, R0/2 से ये किसकी वैल्यू आई थी? T50% की आई थी कि नहीं? हाँ सर आई थी R0/2 से। तो यहाँ पे 3/2 × 2 T50% ले सकता हूँ कि नहीं? हाँ ले सकते हो, आप ले सकते हो। और ये T75% की वैल्यू आ गई, ठीक है। आदेश आदेश आ गई, क्या आ गई? कॉन्सेप्ट नहीं तो मालूम पड़ा तो ही बोले सर हाँ आ गई, लेकिन कौन आई? तो ये बातें समझ में आई, ये बातें आपको समझ में आई? हाँ ये बातें हमें समझ में तो आ गई। अब आगे चलते हैं। T100 मतलब कंप्लीट लाइफ निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की कंप्लीशन निकालेंगे। अब हम कंप्लीशन का निकालेंगे, T100% निकालेंगे। 100 मतलब यहाँ पे आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अरे यार कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब कंप्लीट साइकिल है, आर टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं वैल्यू में रखता हूँ R0 - RT = KT, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे R0 की वैल्यू क्या आ गई? KT। और यहाँ पे T100% की क्या वैल्यू आ जाएगी? T100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? R0/K। बातें समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपली मैंने बताया हर एक चीज, देख लो। तो ये पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन था। मजा आ गया जब पढ़ने के बाद, क्योंकि जब इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं ना, तब पढ़ाई का मजा दुगना हो जाता है। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ भाई। आज ही पढ़ा डालोगे क्या सर? इतना इम्पोर्टेंट है भाई, तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, हमें क्यों मजाक लगेगा? अरे भाई तुम छुट्टी चाहते हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रहने वाली है, ठीक ठीक। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रहने वाली है, तो यहाँ पे हम रेट कैसे निकालेंगे? रेट = के R⁻1 हो जाएगी, ठीक ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे a जो होगा 0 तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? रेट तो हम ले सकते हैं -dR/dt ले सकते हैं कि नहीं? अरे यार रेट तो -dR/dt ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हो सर, आप कुछ भी ले सकते हो। -dR/dt ले सकते हो कि नहीं? हाँ ले सकता हूँ। यहाँ पे से R⁻1 ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकता हूँ। अब क्या करना है? dt तो यहाँ पे भेज देना, R तो यहाँ पे भेज देना है। तो -dR अपॉन R तो यहाँ पे भेजेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ भेजेंगे, तो रिएक्टेंट की पावर यहाँ पे 1 आ जाएगी। बस क्या मैंने किया, बस इतने तो उठा के यहाँ पे भेज दिया और इतने तो भेज दिया यहाँ पे। यहाँ पे KDT हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे। अरे सर इतने बड़ा इंटीग्रेशन, भाई मुझे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यार? हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अरे सर वो सब डायलॉग होता है,
यहाँ पे टाइम 0 हो जाएगा, यहाँ पे टाइम t हो जाएगा, यहाँ पे r0 होता है और यहाँ पे tt, यहाँ पे rt हो जाएगा, क्योंकि सर जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। इंटीग्रेशन हम लोग के ऊपर पड़ा है और डायलॉट वो लोग दे रहे हैं, अजीब बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई यक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग यक्स होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस वैसे रहेगा, माइनस का वैसे रहेगा, यहाँ पे एल एन आर हो जाएगा, हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, अपर लिमिट आर टी हो जाएगा और लोअर लिमिट आर नॉट हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे टी कॉन्टेंट होता है और के टी हो जाएगा। अरे भाई बोल दे, भाई बोल दे, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, अरे यार समझ में आई ना, हाँ समझ में आई। अब इसका जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू के टी आ जाएगा। यार ये बातें तो समझ में आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो माइनस तो उधर कर दो तो एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू माइनस का टी टी। अब देखो माइनस तो हटाना है, तो क्या आ जाएगा, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर टी इक्वल टू टी टी आ जाएगा। ये सिंपली तुम एकदम बढ़िया से रट लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, देख लो भाई, समझ में आई बात। मैंने जीरो ऑर्डर का एक क्वेश्चन नहीं लिख पाया, उसकी यूनिट होती है मूल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, उसकी यूनिट होती है, वहां पे लिख लेना तो ठीक है। ये जीरो ऑर्डर की होगी, और फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट हो जाएगी, यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़ गया, यहाँ पे यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये बातें मालूम पड़ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम और आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे। अरे सर क्या बात करते हो, मतलब आप बच्चे की जान ले लो रे? नहीं भाई, बच्चों की जान क्यों लूँगा भाई, मुझे बच्चे नहीं प्यारे हैं, लेकिन भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा भाई। और क्यों बचाए यार, तुम छोटे बच्चे नहीं हो यार। अरे तुम्हें लॉग ए माइनस लॉग बी का अगर तुम्हें फार्मूले याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। लॉग ए माइनस लॉग बी का फार्मूला होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। तो यहाँ पे एल एन के टर्म में है तो नेचुरल लॉग है, तो एल एन आर नॉट बाई आर टी लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि देखो ये लॉग ए है, मतलब नेचुरल लॉग ए माइनस नेचुरल लॉग बी, इसका फार्मूला होता है एल एन ए अपॉन बी, ये होता है इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी टी, इक्वल टू टी टी आ जाएगा। ये बात मालूम पड़ रहा है ना, मैं कहाँ से लिख दिया हूँ ना, इसका फार्मूला होता है एल एन ए माइनस बी, लॉग ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ठीक है, ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब मान लो बाई दी वे मैं ये चीज़ यहाँ पे रख दूँ, देख ले भाई, मैं इस एक्सप्रेशन में यही फार्मूला उपयोग कर दूँ, एल एन ए माइनस एल एन बी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन वैसे ही रख दूंगा, देख ले मैं बता रहा हूँ, एल एन लॉग ए माइनस लॉग बी, माइनस है लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक, मैंने क्या बोला, लॉग चीज़ें यहाँ पे एल एन के टर्म में है तो एल एन के ही टर्म में लिखूंगा, तो एल एन लिख दिया। अब उसके बाद देख एल एन, पहला ए क्या है, आर टी ले सकता हूँ कि नहीं, हाँ ले सकते हो। फिर दूसरा क्या है, अपॉन बी, मतलब यहाँ पे आर नॉट है, ठीक है, ये मैं ऐसे कर दो भाई, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे माइनस है, हाँ लिख देते हैं माइनस के टी, ये यहाँ से आ गया, ये यहाँ से आ गया, ठीक है।
यल एन आर टी बाई आर नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सीधे यल एन तो नेचुरल लॉग तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेते थे, यहाँ पे हम क्या लेते थे, बोल भाई बोल, यल एन तो लॉग में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे लॉग लिखूंगा कि नहीं, लॉग लिखूंगा कि नहीं, बोल भाई, यल एन तो लॉग लिख सकता हूँ कि नहीं, लेकिन लॉग लिखने से पहले हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2.303। अब ये नेचुरल लॉग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लॉग बेस की पावर 10 में, लॉग बेस की पावर 10 में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यल एन तो बस मैंने इतना किया, अब बाकी मैंने खुद वैसे ही रख दिया। अरे यार वैसे ना करो नहीं, तुम लोग अभी आगे बीमार पड़ जाओगे। मान लो मैं यही एल एन तो लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये हमें पहले क्या भाई चल जा, यहाँ पे मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये लॉग आर नॉट बाई आर टी ले सकता हूँ कि नहीं, इक्वल टू के टी। अब फिर से देख ले, मैं बता रहा हूँ, देख एल एन तो मैंने कन्वर्ट कर दिया लॉग में मैंने कन्वर्ट कर दिया, एल एन लॉग में कन्वर्ट किया, मैंने बस कुछ नहीं किया, बस यही 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एल एन लॉग में कन्वर्ट हो गया, बस बाकी मैंने आर नॉट बाई आर टी वैसे ही रखा, इक्वल टू के टी मैंने वैसे ही रखा। अब यहाँ पे अगर मान लो हमें टी निकालना है, यहाँ पे मान लो टी निकालना है, तो हमें क्या हो जाएगा, टी निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब तुम बताना, मैं करूँगा तुम बताना। यहाँ पे लिख देना 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट बाई आर टी, यही आएगा। अरे यार देख भाई, देख और बोल, हाँ सर यही आएगा। देख ले भाई, यही पढ़ते हैं ना, यही तुम पढ़ते हो ना, मैं धीमे धीमे हर एक चीज़ बता रहा हूँ, यही पढ़ते हो ना, हाँ यही पढ़ते हैं, देख लो यही पढ़ते हो ना, यही पढ़ते हैं। अब मान लो इससे तुम्हें ये नहीं निकालना, अब मान लो के की वैल्यू निकालनी है, मान लो यहाँ पे के की वैल्यू रखना है, क्या करना है, इसी सिचुएशन में हम के की वैल्यू यहाँ पे टी नीचे भेज देना है, यहीं से उठाते, टी नीचे फेंक देना यहीं पे, टी यहाँ पे नीचे, हमने क्या किया, यहाँ पे के की वैल्यू, यहाँ पे हमने टी की वैल्यू निकालनी थी, के तो हम यहाँ पे नीचे फेंक दिए, तो 2.303 अपॉन के, बाकी सब मैंने वही रहने दिया। यार देख यार, टी की वैल्यू निकालना था, तो मैंने के उठाया नीचे भेज दिया, नीचे फेंक दिया उठाते, और बेचारा नीचे आ गया, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ गई। अब मुझे चलो ठीक है, मैंने बोला अरे तू हट, टाइम अच्छा नहीं लगता है, टाइम अच्छा नहीं है, अब मुझे रेट निकालना है, तो के इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, 2.303, मैं यहाँ देख लो, यहाँ पे के इक्वल टू 2.303, अब मुझे टाइम तो यहाँ फेंक दूंगा, यहाँ पे नाले में, तो यहाँ पे मैं टी भर दे रहा हूँ, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। अब मैं बाकी सब तो क्यों छेड़ूं भाई, सब मुझे बोल रही हैं कि यार कितना छेड़ेगा भाई, तो मैं नहीं छेड़ूंगा। ये समझ में आई भाई, ये समझ में आई बातें, ये बातें समझ में आई, ऐसा नहीं है कि बातें उड़ी जा रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, कहाँ से एल एन आ रहा, कहाँ से आर नॉट आ रहा। हकीकत में मैं बताऊं, मुझे तो दौड़ रहा है, मजाक कर रहा हूँ यार, जनरली भाई कभी मेहनत करता हूँ ना, तो दिखता है ये सारी मेहनत, और लगता है हाँ अच्छा मेहनत है, और तुम लोगों के लिए सारा मेहनत जायज़ है, इसमें जितना पानी पी पाऊँ पी लेने दो। इतनी यूनिट सेकंड इनवर्स है, देख लेना। पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो फर्स्ट ऑर्डर का जो टाइम है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट से। तो यहाँ पे तुम्हें मालूम पड़ गया कि के इनवर्स टू टी, मतलब यहाँ पे जो टाइम होता है या रेट कांस्टेंट होता है वो इन्वर्सली होता है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा गया है नीट में, ठीक है, ये बात याद रखो। रेट जो होता है वो टाइम से इन्वर्स होता है, कभी डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अरे भाई जियो मेरे लाल, आ रही। चलो अब इतना हो जाने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या बात करते हैं, मतलब आज पढ़ाते मानेंगे।
यहाँ पे वैल्यू लिख लेना भाई, ये याद कर लेना भैया, ये मेरे से भी नहीं हुई तो तुमसे कहाँ याद होगा। आर नॉट बाई आर टी इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, ये याद कर लेना भाई, मेरे से जब नहीं हो रही है तो तुम, अरे सर क्या बात करते हो, आर नॉट बाई आर टी इक्वल टू ई माइनस ए टी। अरे यार तुम लोग योद्धा हो, तुम लोग सब रट लो यार, सब रट डालो। अरे सर समझने वाली चीज़ आप रटवा रहे हो, नहीं समझने वाली चीज़ समझो, रटो नहीं, नहीं रटते रह जाओ रे। ये हो गया। अब मैं सारी बात बता दिया हूँ, अब मैं आ रहा हूँ हाफ लाइफ पे, हाफ लाइफ पे आ रहा हूँ, अब मैं हाफ लाइफ पे आ रहा हूँ, ठीक है, टी हाफ पे बढ़ूँ भाई। अरे तुम बोलो तो तभी मैं बढ़ूँगा। अरे सर कैसे बोल सकते हैं आप, मोबाइल चूस पा रहे हैं, हम मोबाइल देख पा रहे हैं, ना भाई ना, ऐसे जुल्म नहीं। देखो टी 50 तो अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ सर, टी हाफ बोलो चाहे टी हाफ बोल दो, मतलब वही तो है। यहाँ पे हम टी हाफ निकालने जा रहे हैं, टी 50 निकाले हैं, यहाँ पे भी आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम बताओ यार, तुम बताओ तो, इस बार जान दे देंगे तुम्हारे लिए जान दे देंगे। क्या बात कर रहे हैं, मतलब सर कुछ भी जान देने की बात कर रहे हो तुम लोग, बोलो तो। अरे सर हमने बोल दिया, यहाँ पे आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे बोल तो बल्ला, ओ लला बोल, आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे बोल तो लल्ला, ओ लल्ला देख, यहाँ पे आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट बाई 2 हो जाएगी कि नहीं, हाँ हो जाएगी। अब देख हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा 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 पढ़ा, हाँ 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 हाँ, मैंने मिटा दिया, लो चलो ठीक है, मैंने मिटा दिया। अब तो ही नहीं, इसी का मैंने नीचे वाला वर्जन पढ़ाया था, मतलब नीचे वाला वर्जन एल एन आर नॉट बाई आर टी मैंने पढ़ाया था, एल एन आर नॉट बाई आर टी इक्वल टू, मैंने के टी पढ़ाया था कि नहीं, देख ले भाई अपने नोट्स में, अपने नोट्स में लिखा है तो देख ले, यही पढ़ाया हूँगा, यही पढ़ाया हूँगा, क्या मैंने पढ़ाया इतना सच है, मैंने यही पढ़ाया भाई। सुन अब देख, एल एन आर नॉट आर टी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर नॉट बाई 2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आर नॉट बाई 2 इक्वल टू 30 हो जाएगा, यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ln इक्वल टू 30। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे यार भाई बोल, 2ln लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो भाई, आपकी मर्जी लिखो चाहे जो करो। देखो अब मैं के टर्म में निकालूं तो के टर्म में हमारा क्या वैल्यू, सॉरी मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, टी हाफ मैं नहीं लिखता हूँ, पहले मैंने गलती कर दिया। चलो अब टी हाफ की वैल्यू क्या आ रही, टी हाफ की वैल्यू क्या आ रही, 2ln बाई के, 2ln बाई के। अरे भाई चलो ln तो लॉग में कन्वर्ट कर दो, ln तो लॉग में बदल देते हैं, 2 इंटू 2.033 लॉग में कन्वर्ट हो जाए ना, 2 लॉग, हाँ लॉग 2, ये ऐसे हो जाएगा। जो जाओ ln तो लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 2.303 लॉग पावर 10 की पावर 2 हो जाएगा अपॉन के हो जाएगा। और जब ये सारा चीज़ चल लो दे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा लास्ट में 0.693 अपॉन के, मतलब टी हाफ की वैल्यू हमें क्या मालूम पड़ गया, टी हाफ की वैल्यू क्या मालूम पड़ेगा, टी हाफ की वैल्यू क्या मालूम पड़ गया, 0.693 अपॉन के आ जाएगा, ये हमारा टी हाफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ से मुझे मालूम पड़ गया ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर भी इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कभी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मालूम पड़ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हें समझ में आ रही यार, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं, अबे भाई इसी वैल्यू पे मैंने पुट कर दिया, देख लो यार, देख लो मैंने तो किया, तुम बोलो मैंने तो किया नहीं किया, बोलो नहीं किया ना। अब आगे पढ़ते हैं, हाँ अब दूसरी, अब मैं T50 निकाल दिया, मान लो T75 हमसे पूछे तो ये हमसे बोलते हैं भाई
तो T75 निकाल दो। T75 तो क्या बोलते हैं 3/4। T75 तो क्या बोले थे 3/4। तो RT की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, RT की वैल्यू क्या आ जाएगी, तुम बताओ यार। RT की वैल्यू अगर हमने तुम्हें याद हो तो 3R0/4 आया था कि नहीं। अगर तुम्हें याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो पीछे देख लेना भाई, तुम्हारी मर्जी। एज यूजल जो तुम्हें करना चाहे, तुम्हें मालूम हो जा 3R0/4 कहाँ से आता है। नहीं लेकिन ठीक है R0/4 तो 3 रुक जाओ भाई रुक जाओ। T3/4 हो जाएगा तो यहाँ पे R0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT की वैल्यू क्या हो जाएगी 3R0/4 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो रुक जाओ भाई, गलती हो सकती है मेरे से भी। चलो अब मैं फिर से वैल्यू ln देख ले भाई, इसी एक्सप्रेशन पे रखूंगा। ln R0/RT इक्वल टू T75%। देख ले मैंने जो सारा क्वेश्चन में बोला वही मैंने किया। अब उसके बाद देख RT की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, RT की जगह 3R0/4 रख सकते हो कि नहीं। हाँ रख सकता हूँ। यहाँ पे ln कर दो इक्वल टू T75%। ठीक है, यहाँ पे R0 गया तो यहाँ पे 4ln/3 4/3 ln इक्वल टू T75%। तो T75% क्या आ गया, अगर मैं ln तो लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे 2.3, अरे दिख भी नहीं रहा होगा, बड़ी दिक्कत है ना, बड़ी दिक्कत है वाकई में बड़ी दिक्कत है भाई। हाँ ये क्या हो जाएगा 3ln 3/4 ln इक्वल टू ln ही आएगा 3/4 ln 4/3 आएगा, देख लो। हाँ 4/3 4ln/3 ln इक्वल टू हाँ T75%। ठीक है, अब इसे ln तो जब हम लॉग में कन्वर्ट करें 2.303 ln 4, अरे ln तो क्यों बोल रहा हूँ, अब लॉग 4 अपॉन 3 इक्वल टू T75%। T75% की वैल्यू क्या आ रही 2.303 लॉग बेस 4 अपॉन 3 इंटू 3 थे, ये हो जाएगा हमारा T75। देख ले भाई, देख ले, ऐसा नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। देख ले भाई मैंने क्या निकाल दिया, T75% की वैल्यू क्या आ रही बोलो 2.303 इंटू लॉग 4 अपॉन 3 थे। देख लो भाई, देख लो समझ में आ रहा। अब T100 की वैल्यू तुम लोग निकालते आओगे या हम निकालते हैं यहीं पे, 2 मिनट लगेगा यार, अब 2 ही मिनट लगेगा, ज़्यादा समय लग जाएगी। T100 में पूरी वैल्यू 0 रहेगी। T100 निकालने चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो इसमें RT की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसमें रखते हैं उठाते ln R0/RT इक्वल टू KT, यहाँ पे R0 और यहाँ पे RT की वैल्यू 0, तो यहाँ पे मैं 0 ही रखता हूँ। तो ln R0 इक्वल टू KT आ जाएगा, और यहाँ पे T100%। ठीक है, T100%, यहाँ पे T100% क्या आ जाएगा, जो ln तो लॉग में कन्वर्ट कर दो 2.303 लॉग लॉग R0 बाई T100%, और यहाँ पे T100% क्या आ जाएगा 2.303 लॉग R0 बाई T। ये आपका 100% आ गया। देख लो भाई देख लो। देख लिए भाई, चलो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग nth ऑर्डर बचा है और सेकंड ऑर्डर भी करवा दूंगा, उसी में सब कुछ आ जाएगा। तो बस पढ़ाई करते रहो, हंसते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।